हेलो दोस्तों, अध्याय एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित राजस्थान चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 38 मॉडल पेपर हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 39 नंबर का मॉडल पेपर है। कुल 120 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। दोस्तों, पद 53,749 है। बहुत बड़ी परीक्षा है, इसलिए दोस्तों रोजाना आपको मेरे साथ में चलना है और रोजाना एक मॉडल पेपर का टेस्ट है वो आपको अवश्य देना है। दोस्तों, अगर आपने पिछले 38 मॉडल पेपरों का टेस्ट अगर नहीं दिया है, आप नए हैं, तो दोस्तों आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मॉडल पेपर के नाम से। वहां फोल्डर बना हुआ है और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। दोस्तों, आराध्या एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में दोस्तों शेयर जरूर करें लिंक को। दोस्तों, ये अपना सिलेबस के अनुसार दोस्तों 120 प्रश्न है वो परीक्षा में पूछे जाएंगे। 15 प्रश्न गणित के, 15 प्रश्न इंग्लिश के, 20 प्रश्न हिंदी के और 70 प्रश्न है वो जीके के। और यहाँ पे जीके के प्रश्नों का दोस्तों डिवाइडेशन है, अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग प्रश्न है वो पूछे जाएंगे, यानी कि नंबर अलग अलग होंगे। जैसे कि राजस्थान भूगोल में 20 प्रश्न, राजस्थान कला संस्कृति में 20 प्रश्न है। बाकी दोस्तों किसी में 15 प्रश्न, किसी में 5 प्रश्न ऐसे पूछे जाएंगे। देखिए, भाग 1 में राजस्थान भूगोल के 20 प्रश्न है वो अपन सबसे पहले पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। दोस्तों, यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न है, राजस्थान के नक्शे पर निम्नलिखित में से कौन सा सुदूर दक्षिण में स्थित है? बताइए, राजस्थान के नक्शे पर निम्नलिखित में से कौन सा सुदूर दक्षिण में स्थित है? यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं दोस्तों, मेड़ता सिटी, सोजत, मारवाड़ और राजसमंद। तो दोस्तों यहाँ पर इनमें से बताना है, तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों राजसमंद है, वो दोस्तों इनमें से सुदूर दक्षिण में स्थित है। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे सेकंड नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए 3 कथन दे रखे हैं, कूट भाषा में अपने को उत्तर देना है कि कौन से कथन सही है। देखिए, लूणी बेसिन गोडवाड़ प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है, दोस्तों बिल्कुल सही बात है। गिरवा उदयपुर बेसिन की विशिष्ट आकृति है जो मेवाड़ प्रदेश में है, दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। गग्गर का मैदान चूरू जिले में स्थित है, तो ये गलत हो जाएगा। दोस्तों, गग्गर का मैदान कहां पर है? तो ये हनुमानगढ़ और गंगानगर में है, ठीक है। यहाँ पर चूरू जिला है वो गलत दे रखा है, तो इसमें सिर्फ 2 ही कथन सही है, एक तो 1 और एक 2। कुट भाषा के अंदर अगर अपन देखें तो दोस्तों यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। दोस्तों, रोजाना आपको सुबह 8 बजे ये क्लास है वो देखने को मिलेगी। मॉडल पेपर रोजाना आपको 8 बजे आराध्या एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा। देखिए, 3 नंबर का प्रश्न है, मेरवाड़ा की पहाड़ियां भौतिक उप इकाइयों में से किसका उपविभाजन है? मेरवाड़ा की पहाड़ियां भौतिक उप इकाइयों में से किसका उपविभाजन है? तो दोस्तों मेरवाड़ा की पहाड़ी कहाँ है? तो ये दोस्तों अजमेर के आसपास के क्षेत्रों में, ठीक है। और दोस्तों ये अरावली की कौन सी श्रेणी में आता है? तो दोस्तों मध्य अरावली की श्रेणी में आता है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य अरावली श्रेणी में। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 4 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, उपजाऊ भूमि, सिंचाई सुविधाएं, औद्योगिकरण का बढ़ता चरण, दिल्ली से निकटता एवं परिवहन सुविधाएं आदि किस क्षेत्र से संबंधित है? बताइए, जहां पर है दोस्तों उपजाऊ भूमि भी है, सिंचाई सुविधा भी है, औद्योगिकरण का बढ़ता चरण भी है, दिल्ली से निकटता भी है और परिवहन सुविधाएं भी है आदि, कौन से क्षेत्र में है ये सारी चीजें? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये पूर्वी क्षेत्र में है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 5 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, 10 सेमी की समवर्षा रेखा राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले से नहीं गुजरती है? 10 सेमी यानी कि 10 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा राजस्थान के कौन से जिले से नहीं गुजरती है? तो दोस्तों ये जैसलमेर से गुजरती है, बीकानेर से गुजरती है, गंगानगर से गुजरती है, लेकिन हनुमानगढ़ से नहीं गुजरती। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 6 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित जिलों एवं जलवायु प्रदेशों को सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित जिलों एवं जलवायु प्रदेशों को सुमेलित कीजिए। एक तरफ जिला है, दूसरी तरफ जलवायु प्रदेश है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, जैसलमेर, जैसलमेर दोस्तों कौन से जिले के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों ये शुष्क जिले के अंतर्गत आता है जैसलमेर, ठीक है। जैसलमेर है वो दोस्तों शुष्क जिले के अंतर्गत आता है। यहाँ पर देखिए जयपुर, जयपुर दोस्तों उप आर्द्र जिले के अंतर्गत आता है।
उप आर्द्र जिले के अंतर्गत आता है जयपुर। सवाई माधोपुर है ये दोस्तों आर्द्र जिले के अंतर्गत आता है, और झालावाड़ है ये दोस्तों अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है 4-3-2-1। 4-3-2-1 इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, यानी कि अपना इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में दोस्तों यहाँ पे त्रिवेणी संगम है, और सूची सेकंड में नदियां हैं, सुमेलित करना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए बिंगोद भीलवाड़ा में, बिंगोद मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर दोस्तों कौन सा त्रिवेणी संगम है, तो दोस्तों बनास, बेडच और मेनाल का त्रिवेणी संगम है। बेणेश्वर घाट डूंगरपुर में दोस्तों सोम माही जाखम का त्रिवेणी संगम है। रामेश्वर घाट में दोस्तों चंबल बनास सीप का त्रिवेणी संगम है, और राजमहल टोंक में दोस्तों बनास डाई खारी का त्रिवेणी संगम है। तो यहाँ पर दोस्तों ये पहले से ही सारे के सारे सही सुमेलित हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4। 1 2 3 4 कौन से ऑप्शन में है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे किस स्थान से चंबल नदी राजस्थान में प्रवेश करती है। दोस्तों कौन से स्थान से चंबल नदी राजस्थान में प्रवेश करती है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 84गढ़ से दोस्तों ये चंबल नदी है ये राजस्थान में प्रवेश करती है। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 9 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, इसमें भी सूची फर्स्ट में त्रिवेणी संगम दे रखा है और सूची सेकंड में नदियां दे रखी है। देखिए ये प्रश्न थोड़ा सा रिपीट हुआ है। यहाँ पर बिंगोद भीलवाड़ा के अंदर बनास बेडच मेनाल का, राजमहल टोंक में बनास डाई खारी का, रामेश्वर घाट में बनास चंबल सीप का, और बेणेश्वर में सोम माही जाखम का त्रिवेणी संगम है। दोस्तों यहाँ पर भी इसका राइट आंसर 1 2 3 4 हो जाएगा, सिर्फ ऑप्शन ही ऊपर नीचे हुए हैं। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे आना सागर झील के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। बताइए आना सागर झील के विषय में कौन सा कथन सत्य है, वो अपने को यहाँ पर बताना है। एक ही कथन सत्य है, और वो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। देखिए पृथ्वीराज चौहान के दादा अरुणराज ने इसका निर्माण करवाया था। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। आना सागर झील और पुष्कर में वरा मंदिर का निर्माण है वो दोस्तों किसने, अरुणराज ने करवाया था। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 11 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए पंचभद्रा झील में नमक में सोडियम क्लोराइड का अनुमानित स्तर कितना है। पंचभद्रा झील में सोडियम क्लोराइड का अनुमानित स्तर कितना है, तो दोस्तों अनुमानित स्तर कितना है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बताइए। अनुमानित स्तर है वो है दोस्तों 98%। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 98%। 12 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए इंदिरा गांधी नहर की शाखाओं को उत्तर से दक्षिण के सही क्रम में पहचाने। इंदिरा गांधी नहर की शाखाओं को उत्तर से दक्षिण के क्रम में दोस्तों पहचानना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें देखिए अनूपगढ़, पुंगलगढ़, बिरसलपुर, चारणवाला। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे 13 नंबर का प्रश्न है, गंग नहर कौन सी नदी से निकाली गई है। दोस्तों गंग नहर कौन सी नदी से निकाली गई है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सतलज नदी से निकाली गई है दोस्तों, ये 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 14 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए राजस्थान के कृषि विभाग के मिट्टी वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। कृषि विभाग के मिट्टी वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। यहाँ पर देखिए सूची फर्स्ट में मृदा का प्रकार है, और सूची सेकंड में जिला या जिले दे रखे हैं। यहाँ पर देखिए सिरोजेम यानी कि साइरोजेक्स मृदा है, ये कौन से जिले में पाई जाती है, तो दोस्तों ये श्रीगंगानगर जिले में पाई जाती है। रेविरीना मृदा है, ये दोस्तों राजस्थान के गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में पाई जाती है दोस्तों ये। और लाल लोमी मृदा है, ये दोस्तों डूंगरपुर और बांसवाड़ा में पाई जाती है, ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए नवीन उत्पत्ति वाली भूरी मिट्टी, नवीन उत्पत्ति वाली भूरी मृदा, ये दोस्तों जालोर, पाली और नागौर, ये दोस्तों इसमें क्या दे रखा है, गलत दे रखा है। दोस्तों मैं आपको बताऊं, ये जो नवीन उत्पत्ति वाली भूरी मृदा है इसको अल्फीसोल्स मृदा भी कहते हैं, और ये जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, टोंक, भीलवाड़ा क्षेत्रों में ये पाई जाती है। ये अपना इसमें गलत दे रखा है, ये जिले गलत दे रखे हैं। यहाँ पर अगर जयपुर, दौसा, अलवर, भीलवाड़ा, भरतपुर, टोंक ये होता तो सही होता। 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। आगे देखिए 15 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में शुष्क मिश्रित पतझड़ वन पाए जाते हैं। शुष्क मिश्रित पतझड़ वन है वो कहाँ पाए जाते हैं, तो दोस्तों ये पाए जाते हैं बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़ में। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन सही।
नेक्स्ट आगे देखिए 16 नंबर का प्रश्न है, अमरता देवी, अमरता देवी उनकी 3 पुत्रियों एवं सैकड़ों ने पेड़ों को बचाने के लिए अपना जीवन खोया। वर्ष 1731 में किस रियासत के राजा ने पेड़ों को काटने का आदेश दिया था? तो दोस्तों आप सभी को पता होगा दोस्तों, ये तो जोधपुर के राजा ने ये दिया था। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा इसमें। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 17 नंबर का प्रश्न है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? तो दोस्तों ये शेरगढ़ अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। यहाँ पर इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे रिड कोर में स्थापित किया गया था। बताइए रिड कोर कब स्थापित किया गया था? दोस्तों रिड कोर है ये अक्टूबर 2004 में स्थापित किया गया था। यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम थी। बताइए दोस्तों, ये तो सभी को पता होगा। जो देखिए यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र में पूछा है। वैसे तो दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर गंगानगर में थी कितनी? 10% की। ठीक है, और दोस्तों सबसे ज्यादा थी बाड़मेर में 32.5%। लेकिन यहाँ पर दोस्तों ग्रामीण क्षेत्र का पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है कोटा में। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कोटा में। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 20 नंबर का प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिलों में ग्रामीण और नगरीय लिंगानुपात सर्वाधिक है? बताइए राजस्थान के कौन से जिले में ग्रामीण एवं नगरीय लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ग्रामीण लिंगानुपात सर्वाधिक दोस्तों पाली में है। कितना? 1003। और नगरीय लिंगानुपात सर्वाधिक है वो है दोस्तों टोंक में। कितना? 985। लेकिन दोस्तों टोंक है वो इसके सामने ऑप्शन में नहीं दे रखा है, इसके सामने चूरू दे रखा है। तो दोस्तों चूरू का जो नगरीय लिंगानुपात है वो दोस्तों 914 है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर वाला ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर सी देखिए, कूट भाषा में उत्तर देना था। सी नंबर कौन से ऑप्शन में? तो दोस्तों ये 4 नंबर के ऑप्शन में है। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों अपन राजस्थान इतिहास एवं कला संस्कृति के 20 प्रश्न पढ़ेंगे भाग 2 के अंदर। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों 21 नंबर का प्रश्न है, असत्य कथन का चयन करना है। असत्य कथन का अपने को क्या करना है? चयन करना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, राणा प्रताप ने कोल्यारी नामक पहाड़ी कस्बे में आश्रय लिया। तो दोस्तों बिल्कुल सही है। हल्दी घाटी गोगुंदा चित्तौड़गढ़ का प्रथम शाखा 1303 ईस्वी में हुआ था। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। रानी पद्मिनी द्वारा चित्तौड़गढ़ का प्रथम जौहर 1303 ईस्वी में किया गया। बिल्कुल सही है। राणा हम्मीर द्वारा 1313 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ पर पुनः कब्जा पाया। तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा। दोस्तों राणा हम्मीर ने सिसोदिया राजवंश की नींव रखी थी और दोस्तों राणा हम्मीर ने चित्तौड़गढ़ पर पुनः कब्जा है वो दोस्तों 1326 ईस्वी में पाया था, यानी कि 1326 ईस्वी में किया था। तो यहाँ पे अपने को असत्य कथन का पता लगाना था। तो यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो उसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 22 नंबर का प्रश्न है, क्रांतिकारी जिसने अपने करियर की शुरुआत चोमू के ठाकुर के निजी सचिव के रूप में की थी। बताइए वह क्रांतिकारी जिसने अपने करियर की शुरुआत चोमू के ठाकुर के निजी सचिव के रूप में की थी। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा? तो वो है अर्जुन लाल सेठी। यहाँ पर इसमें इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अर्जुन लाल सेठी। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 23 नंबर का प्रश्न है, किस चरण में अलवर, धौलपुर, भरतपुर और करौली का वृद्ध राजस्थान में विलय हुआ था? तो दोस्तों कौन से चरण में हुआ था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें ये 5वें चरण में हुआ था दोस्तों। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 24 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में कहा कि या लिखा कि अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में लिखा कि यह इतना ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी नीचे गिर जाती है। बताइए ऐसा अबुल फजल ने कौन से दुर्ग के बारे में कहा? तो दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में कहा है ऐसा। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 25 नंबर का प्रश्न है, अजमेर की कौन सी महिला राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता थी जिन्हें उनकी गतिविधियों के कारण
मेवाड़ एवं बूंदी राज्यों से निर्वासित किया गया। अजमेर की कौन सी महिला राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता थी जिन्हें उनकी गतिविधियों के कारण मेवाड़ एवं बूंदी राज्यों से निर्वासित किया गया? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें कौन सा बताइए? तो वो है अंजना देवी चौधरी। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, अंजना देवी चौधरी। 26 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, मार्च 1888 में वोल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, जिसमें मृत्यु बोध संबंधी खर्च को कम करने का प्रस्ताव पारित किया गया था? बताइए। मार्च 1888 में वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, जिसमें मृत्यु बोध संबंधी खर्च को कम करने का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों अजमेर में। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अजमेर में। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 27 नंबर का प्रश्न है, मेवात क्षेत्र में अलवर जिले में जन्म लेने वाले प्रसिद्ध संत कौन थे? मेवात क्षेत्र के अलवर जिले में जन्म लेने वाले प्रसिद्ध संत है वो कौन थे? तो दोस्तों वो संत थे कौन? तो लालदास जी थे। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, अजमेर शरीफ में उर्स का आयोजन किस सूफी संत की स्मृति में किया जाता है? अजमेर शरीफ में उर्स का आयोजन है किस सूफी संत की स्मृति में किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की स्मृति में। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, सालासर बालाजी का मेला किस महीने में लगता है? दोस्तों सालासर बालाजी का मेला है वो कौन से महीने में लगता है? तो दोस्तों ये चैत्र महीने में लगता है। यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। दोस्तों सूची फर्स्ट में लोक देवता है और सूची सेकंड में दोस्तों प्रमुख केंद्र है। सूची फर्स्ट में लोक देवता है और सूची सेकंड में दोस्तों यहाँ पर देखिए प्रमुख केंद्र है। दोस्तों कल्लाजी का जो प्रमुख केंद्र है वो कौन सा है? तो दोस्तों आप सभी को पता होगा, ये तो कल्लाजी का जो प्रमुख केंद्र है वो है दोस्तों रुंडेला। क्या हो जाएगा? रुंडेला। ठीक है। हडबू जी का कौन सा है? तो हडबू जी का बेंगटी गांव। बाबू जी का दोस्तों कोल्लू और गोगा जी का ददरेवा। ठीक है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है 2143। 2143 इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में? तो यहाँ पर देखिए 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, 31 नंबर का प्रश्न है, चूहों की देवी के रूप में कौन प्रसिद्ध है? चूहों की देवी के रूप में प्रसिद्ध है तो कौन प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है इसमें करणी माता। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, करणी माता। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र बांसुरी की तरह होता है? कौन सा वाद्य यंत्र बांसुरी की तरह होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो है इसमें अलगोजा। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, अलगोजा। आगे देखिए, राजस्थान के विभिन्न लोक नृत्यों या नृत्य रूपों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए। राजस्थान के विभिन्न लोक नृत्य रूपों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, वो अपने को बताना है। देखिए पहला कथन देखिए यहाँ पे, बम नृत्य अलवर और भरतपुर क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा देखिए, वर्ष 2022 में यूनेस्को ने वालर नृत्य को अपनी अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों, वालर नृत्य को शामिल नहीं किया। दोस्तों 2010 के अंदर कालबेलिया नृत्य को दोस्तों यूनेस्को की विश्व धरोहर सांस्कृतिक सूची में शामिल किया। यहाँ पर ये कथन है वो गलत हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे जसनाती पंथ का अग्नि नृत्य रूप बीकानेर के कतरियासर गांव में उत्पन्न हुआ, बिल्कुल सही है। गुड़ला नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर गलत कौन सा हो जाएगा दोस्तों? 2 नंबर का। तो 2 नंबर ऑप्शन अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 34 नंबर का प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त जानकीलाल बांड का संबंध किस लोक नाट्य से है? बताइए, जानकीलाल बांड का संबंध किस लोक नाट्य से है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बताइए, अच्छा प्रश्न है ये। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो दोस्तों स्वांग से संबंधित है। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, स्वांग। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 35 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जैन त्योहार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जैन त्योहार नहीं है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, जैन त्योहार कौन सा नहीं है? तो वो है दोस्तों देखिए, 10 लक्षण पर्व, महावीर जयंती और सुगंध दशमी पर्व, ये तीनों पर्व हैं वो दोस्तों जैन धर्म के हैं।
ठीक है, यहाँ पर बड़ी सातम ये नहीं है, यहाँ पर इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो उसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 36 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कला प्रमुख केंद्र युग्म सुमेलित नहीं है? तो कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं थेवा कला सीकर, तो दोस्तों ये पहला ही गलत हो जाएगा। थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो दोस्तों प्रतापगढ़ की, और प्रतापगढ़ का दोस्तों इसमें सोनी परिवार है वो दोस्तों इसमें इनको महारत हासिल है इस कला के लिए, ठीक है। गलीचा निर्माण जयपुर का, अजरक प्रिंट बाड़मेर बाड़मेर का, और कठपुतली उदयपुर की प्रसिद्ध है दोस्तों। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ये इसमें गलत दे रखा है। 37 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, नवजात पुत्री की मां को किस रंग का पोमचा दिया जाता है? नवजात पुत्री की मां को किस रंग का पोमचा दिया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है गुलाबी रंग का पोमचा है वो दिया जाता है। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 38 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, नेहड़ी कठेर और राठी किस बोली के रूप है? नेहड़ी कठेर और राठी किस बोली के रूप है? तो दोस्तों कौन सी बोली के रूप है? तो ये मेवाती बोली के रूप है दोस्तों, नेहड़ी कठेर और राठी। यहाँ पर 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 39 नंबर का प्रश्न है, भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं? भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं वो कौन सा है? तो दोस्तों वो है इसमें वो हमसिडो। कौन सा है? हमसिडो। 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, हमसिडो। 40 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए दोस्तों, कंत घरे किम आविया तेहारो गणत्रास लहंगे मुझ लुकीजिए बैरी रो ने विशास। उपरोक्त दोहा किसके द्वारा लिखा गया था? तो दोस्तों ये दोहा है, ये किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये लिखा गया था दोस्तों सूर्यमल मिश्रण के द्वारा, ये दोहा है वो लिखा गया था। अब इस दोहे का अर्थ क्या है दोस्तों? कंत घरे किम आविया तेहा रो गणत्रास लहंगे मुझ लुकीजिए बैरी रो ने विशास। यानी कि दोस्तों वो एक वीरांगना अपने पति को कहती है कि दोस्तों कंत घरे किम आविया, यानी कि दोस्तों हे पतिदेव घर कैसे पधाराए? क्या तलवारों का बहुत डर लगा है? ठीक है, ठीक है तो आइए मेरे लहंगे में छिप जाइए, ठीक है। तो इसका अर्थ ये है, कंत घरे किम आविया यानी कि हे पतिदेव घर क्यों आए? अपने पति को कह रही है एक वीरांगना। तेहारो गणत्रास यानी कि दोस्तों क्या तलवारों से डर लगा? ठीक है, लहंगे मुझ लुकीजिए बैरीरो ने विशास, यानी कि अगर डर लगा है तो ठीक है आइए मेरे लहंगे में छिप जाइए, ठीक है। तो यहाँ पर ये सूर्यमल मिश्रण के द्वारा ये दोहा है वो लिखा गया। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। अब दोस्तों अब यहाँ पर देखिए भाग 3 के अंदर राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित है अपन 5 प्रश्न पढ़ेंगे, यानी कि राजस्थान पॉलिटी के 5 प्रश्न है। इसमें देखिए दोस्तों 41 नंबर का प्रश्न है, हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान लोक प्रशासन संस्थान कहाँ है? हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान लोक प्रशासन संस्थान कहाँ पर है? तो दोस्तों ये है जयपुर में। कहाँ पर है दोस्तों? जयपुर में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, वसुंधरा राज्य के पहले मुख्यमंत्रित्व काल, राजस्थान के दोस्तों मुख्यमंत्री काल के अंदर वसुंधरा राज्य का जो काल है वो 2003 से 2008 के दौरान है। दोस्तों राजस्थान के कितने राज्यपाल पदारूढ़ रहे? बताइए कितने राज्यपाल है वो पद पर रहे वसुंधरा राज्य के कार्यकाल में? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, बताइए। तो दोस्तों राजस्थान के मुख्यमंत्री काल 2003 से 2008 के दौरान राजस्थान के कितने राज्यपाल पदारूढ़ रहे? तो दोस्तों वो है इसमें कितने? तो 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। कितने? 6। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे राजस्थान में अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभा में आरक्षित स्थानों की क्रमशः संख्या है। राजस्थान में अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभा में आरक्षित स्थानों की क्रमशः संख्या है। तो दोस्तों वो संख्या है
देखिए अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा में दोस्तों 4 और राज्य विधानसभा में 34। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 44 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान देखिए सॉरी संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख सकता है? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख सकता है? कौन से अनुच्छेद के तहत? तो दोस्तों अनुच्छेद 200 के तहत। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 45 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम और नवीनतम मुख्य न्यायाधीश कौन है जिन्हें भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर आसीन किया गया है? बताइए, राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम और नवीनतम मुख्य न्यायाधीश कौन है जिन्हें राजस्थान के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर आसीन किया गया है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों न्यायाधीश के.एन. वाचू और न्यायाधीश अगस्टाइन जॉर्ज मसी है। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, अब अपन भारतीय संविधान के 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। 46 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किसने हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की कुंडली कहा है? बताइए, किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की कुंडली कहा है? तो दोस्तों ये कहा है किसने? तो ये के.एम. मुंशी ने कहा है। यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, के.एम. मुंशी ने ऐसा कहा है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 47 नंबर का प्रश्न है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े गए? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े गए? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है 42वां संविधान संशोधन 1976। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 48 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से किस व्यवस्था को विशेषताओं को भारत के संविधान में सम्मिलित किया गया है? निम्नलिखित में से किस व्यवस्था की विशेषताओं को भारत के संविधान में सम्मिलित किया गया है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें संघीय व्यवस्था की विशेषताएं, संघीय व्यवस्था की विशेषताएं। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, संघीय व्यवस्था की विशेषताएं। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 49 नंबर का प्रश्न है, देखिए संविधान में अपशिष्ट शक्तियों का विचार कहां से ग्रहण किया गया है? संविधान में अपशिष्ट शक्तियों का विचार है वो कहां से ग्रहण किया गया है? तो दोस्तों ये रूस के संविधान से किया गया है। यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 50 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा निम्नलिखित अधिकारों में किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा बताया है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा निम्नलिखित अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय व आत्मा बताया है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार को। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है, सॉरी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा बताया है। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे भाग 5 में सामान्य विज्ञान से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे 51 नंबर का प्रश्न है, पृथ्वी या धरती पर अधिकतम घनत्व वाला पदार्थ कौन सा है? पृथ्वी या धरती पर अधिकतम घनत्व वाला पदार्थ कौन सा है? तो दोस्तों वो पदार्थ है कौन सा? तो वो है ओस्मियम। कौन सा है? ओस्मियम। 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ओस्मियम। नेक्स्ट है, आगे देखिए यहाँ पे 52 नंबर का प्रश्न है, आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त हो रहे हैं, इन लैंपों में निम्न में से किसका उपयोग करते हैं? इन लैंपों में निम्न में से किसका उपयोग करते हैं? तो दोस्तों इनमें सोडियम का उपयोग करते हैं दोस्तों, यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, सोडियम का उपयोग। आगे देखिए 53 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? बताइए, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है पानी का उबलना। पानी का उबलना ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर है 54 नंबर का प्रश्न है, देखिए अग्नाशी रस में कौन सा एंजाइम होता है जो एमल्सिफाइड वसा को तोड़ता है?
बताइए अग्नाशी रस में कौन सा एंजाइम होता है जो इमल्सिफाइड वसा को तोड़ता है? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों लाइपेज। ठीक है, यहाँ पर इसमें एक नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, लाइपेज। 55 नंबर प्रश्न है, डेंगू बुखार के लिए उत्तरदायी है। डेंगू बुखार के लिए उत्तरदायी है तो कौन उत्तरदायी है? तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे विषाणु उत्तरदायी है दोस्तों, विषाणु जनित रोग है डेंगू बुखार। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, अब अपन बेसिक कंप्यूटर से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग, भाग 6 में। ठीक है दोस्तों, इसमें देखिए 56 नंबर का प्रश्न है। देखिए इसमें, जब एक बार आप उपयुक्त प्रोग्राम और जरूरी डेटा उपलब्ध करा देते हैं तो कंप्यूटर को इंसानी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती, यह लक्षण कहलाता है। जब एक बार आप उपयुक्त प्रोग्राम और जरूरी डेटा उपलब्ध करा देते हैं तो कंप्यूटर को इंसानी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती, यह लक्षण कहलाता है। तो दोस्तों यह लक्षण क्या कहलाता है? तो दोस्तों यह लक्षण कहलाता है ऑटोमेटिक। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 57 नंबर प्रश्न है, गतिक रैम में भंडारित सूचनाओं को जरूरी है। गतिक रैम में भंडारित सूचनाओं को जरूरी है तो क्या जरूरी है? तो दोस्तों वो है इसमें नियमित रिफ्रेश। यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 58 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक विंडोज प्रचालन तंत्र का वर्जन नहीं है? बताइए बताइए कौन सा एक विंडोज प्रचालन तंत्र का वर्जन नहीं है? बताइए विंडोज कौन सा नहीं है? विंडोज एक्सपी है, ठीक है, विंडोज विस्टा है, विंडोज 9 और विंडोज 10। दोस्तों ये विंडोज लास्ट में है, वो विंडोज है, विंडोज 10 दे रखा है लास्ट वाले ऑप्शन में। ठीक है, तो इनमें से कौन सा विंडोज नहीं है? तो दोस्तों विंडोज 9 है, विंडोज 9 नहीं है। दोस्तों विंडोज 9 क्यों नहीं है? तो दोस्तों देखिए विंडोज 9 इसलिए नहीं है क्योंकि 8.1 विंडोज 8.1 आया था। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों डायरेक्ट 10 आया है, 9 नंबर नहीं आया। 9 नंबर को दोस्तों अशुद्ध है वो माना गया है, इसकी वजह से दोस्तों विंडोज 9 है वो नहीं आया। और विंडोज 8 में दोस्तों काफी सारी गलतियां हुई थी। ठीक है, और उन गलतियों को सुधार के एक नया वर्जन विंडोज 10 है वो लॉन्च किया गया था। ठीक है, विंडोज 9 लॉन्च नहीं किया गया। यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस यूजर प्रोग्रामेबल है? बताइए कौन सा इनपुट डिवाइस है यूजर प्रोग्रामेबल है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इंटेलिजेंस टर्मिनल। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 60 नंबर का प्रश्न है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो एक पूरे प्रोग्राम को एक बार में ही मशीनी भाषा में परिवर्तित कर देता है कहलाता है? एक बताइए, एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो एक पूरे प्रोग्राम को एक बार में ही मशीनी भाषा में परिवर्तित कर देता है कहलाता है? एक तो दोस्तों क्या कहलाता है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें वो कंपाइलर कहलाता है। दोस्तों यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, कंपाइलर। अब दोस्तों अपन देखिए राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित भाग 7 के अंदर 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें देखिए दोस्तों, पंचायत राज मंत्रालय की पंचायतों की हस्तांतरण स्थिति 2024 किंग में राजस्थान का कौन सा स्थान है? बताइए दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न है वो पूछा गया है कि रैंकिंग है। ठीक है दोस्तों, पंचायत राज मंत्रालय की पंचायतों की हस्तांतरण स्थिति 2024 रैंकिंग में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों राजस्थान का इसमें कौन सा 8वां स्थान है। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, देश का दूसरा सबसे बड़ा टेलीस्कोप ब्रह्मा प्रदेश के किस स्थान पर स्थापित होगा? बताइए दोस्तों, देश का दूसरा सबसे बड़ा टेलीस्कोप ब्रह्मा राजस्थान के किस स्थान पर यह स्थापित होगा? यह स्थापित होगा दोस्तों माउंट आबू सिरोही में। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 163 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार राजस्थान भारत में बाजरा फसल के उत्पादन में किस स्थान पर है? आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार राजस्थान भारत में बाजरा फसल के उत्पादन में किस स्थान पर है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों पहले स्थान पर। यहाँ पर इसमें दोस्तों 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही।
आगे देखिए, आर्थिक समीक्षा 2024-25 के संदर्भ में राज्य राज्य से सर्वाधिक निर्यात किन वस्तुओं का किया गया? राज्य से सर्वाधिक निर्यात किन वस्तुओं से किया गया? तो दोस्तों अभियांत्रिकी वस्तुएं। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 65 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान सरकार ने खनिजों की खोज और अन्वेषण के लिए RSMML उपक्रम की सहायक कंपनी के रूप में किस नई कंपनी के गठन का प्रस्ताव दिया गया है? राजस्थान सरकार ने खनिजों की खोज और अन्वेषण के लिए RSMML उपक्रम की सहायक कंपनी के रूप में किस नई कंपनी के गठन का प्रस्ताव दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों राजस्थान मिनरल एक्सप्लोरेशन लिमिटेड। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, इस नई कंपनी के गठन का प्रस्ताव दिया गया है, यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन सही। अब दोस्तों अपन भारत के करंट अफेयर के 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग। 66 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, 2025 को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने किस वर्ष के रूप में नामित किया? 2025 को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने किस वर्ष के रूप में नामित किया है? तो दोस्तों ये किया है कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि AI के रूप में मानित किया है दोस्तों 2025 को। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 67 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय सुरक्षा अभियान को किस वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दी? प्रधानमंत्री अन्नदाता आय सुरक्षा अभियान को किस वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दी? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें दोस्तों 2025-26 तक। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, भारत ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी को जारी करने वाला दुनिया का पहला देश बना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी को जारी करने वाला दुनिया का पहला देश बना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य है कम कार्बन उत्सर्जन वाली तकनीक अपनाना। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे 69 नंबर प्रश्न है, 2025 में भारत स्मार्टफोन निर्यात करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश बना। 2025 में भारत स्मार्टफोन निर्यात करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश बना। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश बना। तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 70 नंबर का प्रश्न है, विश्व बैंक की इंडिया कंट्री इकोनॉमिक मेमोरेंडम 2024 दोस्तों विश्व बैंक की इंडिया कंट्री इकोनॉमिक मेमोरेंडम 2024 रिपोर्ट के अनुसार भारत को वर्ष 2047 तक प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय कितनी करनी होगी? बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों $20,000। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा $20,000। अब दोस्तों अपन है वो भाग 9 के अंदर सामान्य हिंदी से यानी कि हिंदी व्याकरण के 20 प्रश्न पढ़ेंगे। दोस्तों आराध्या RS एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो दोस्तों आपके पास में निरंतर पहुंचता रहे। और दोस्तों क्लास को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो क्लास को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के पास में दोस्तों लिंक को शेयर जरूर करना है फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप पे। और दोस्तों पिछले मॉडल पेपर अगर आपने नहीं देखे तो उनको भी आपको जरूर देखना है। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे देखिए इनमें से कौन सा संधि शब्द गलत है? इनमें से कौन सा संधि शब्द गलत है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सत प्लस जन, सज्जन बिल्कुल सही है। चित प्लस में चिन्ह में बिल्कुल सही है। सत प्लस गति तो सदगति बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखिए सत प्लस मार्ग सदमार्ग, सदमार्ग नहीं होता दोस्तों, ये होता सन्मार्ग। ठीक है, सन्मार्ग होता है। तो यहाँ पर है सत प्लस मार्ग, तो ये तो बिल्कुल संधि विच्छेद तो बिल्कुल सही दे रखा है, लेकिन यहाँ पे सदमार्ग नहीं होता सन्मार्ग होता है। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। और इसमें व्यंजन संधि का क्या हुआ है? प्रयोग हुआ है मित्रों। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 72 नंबर का प्रश्न है, अभिष्ट का सही संधि विच्छेद है। अभिष्ट का सही संधि विच्छेद है वो क्या हो जाएगा? तो दोस्तों अभि प्लस इष्ट, क्या हो जाएगा? अभि प्लस इष्ट। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। और इसमें दोस्तों दीर्घ स्वर संधि का क्या हुआ है? प्रयोग हुआ है। आगे देखिए 73 नंबर का प्रश्न है, किस शब्द में प्र उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है? प्र उपसर्ग किस में प्रयुक्त नहीं हुआ है? तो देखिए प्रकृति में प्र उपसर्ग है, प्रज्वलित में प्र है,
प्रख्यात में प्र है उपसर्ग, लेकिन यहाँ पे प्रत्युष, प्रत्युष में दोस्तों प्रति उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? प्रति उपसर्ग है। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 74 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए निम्नलिखित शब्द इक प्रत्यय के सही उदाहरण है। इक प्रत्यय के सही उदाहरण कौन से हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें, देखिए इक प्रत्यय के उदाहरण कौन से हैं वो बताना है। तो दोस्तों शिवालिक और पौर्विक, शिवालिक और पौर्विक ये क्या है? तो दोस्तों इक प्रत्यय के उदाहरण है। ठीक है, ये 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, इक प्रत्यय लगा हुआ दोनों में। आगे देखिए 75 नंबर प्रश्न है, जातिवाचक संज्ञा बताएं। तो दोस्तों जातिवाचक संज्ञा है वो कौन सी है? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों जातिवाचक संज्ञा है वो कौन सी है? तो लड़का, लड़का है वो क्या है दोस्तों? जातिवाचक संज्ञा है। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, किस वाक्य में क्रिया अकर्मक रूप में प्रयुक्त हुई है? बताइए किस वाक्य में क्रिया अकर्मक रूप में प्रयुक्त हुई है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें वह बिना बात ही हंस रही थी, वह बिना बात ही हंस रही थी। तो दोस्तों इसमें कर्म है वो क्या है? अनुपस्थित है, इसकी वजह से दोस्तों अकर्मक क्रिया है। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे कौन सा विलोम युग्म गलत है? कौन सा विलोम युग्म गलत है? तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें गलत कौन सा है वो बताना है। दोस्तों देखिए मुख का विलोम है वो वाचाल हो जाएगा, संपन्न का हो जाएगा विपन्न, सम्मुख का हो जाएगा विमुख, मितव्ययी का अल्पव्ययी दे रखा है, ये गलत हो जाएगा। दोस्तों मितव्ययी का विलोम शब्द है वो क्या हो जाएगा? अपव्ययी हो जाएगा, अल्पव्ययी नहीं होगा, अपव्ययी होगा। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए तामसिक का विलोम शब्द है दोस्तों, तामसिक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा सात्विक। यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए गाय का पर्यायवाची शब्द नहीं है। दोस्तों गाय का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, गाय का पर्यायवाची शब्द इसमें देखिए मंदार नहीं है, मंदार है वो गाय का पर्यायवाची नहीं है। बाकी सुरभि, धेनु और गो ये तीनों गाय के पर्यायवाची हैं। यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 80 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए अली का पर्यायवाची है। दोस्तों अली का पर्यायवाची है वो क्या है? अली का पर्यायवाची दोस्तों क्या है? मधुप। क्या है? मधुप। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, मधुप। आगे देखिए यहाँ पे 81 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? दोस्तों तत्सम शब्द कौन सा है? यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कूप, कूप शब्द यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ना, ये तत्सम शब्द है। बाकी तीनों है वो तद्भव शब्द है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 82 नंबर का प्रश्न है, किस क्रम में तत्सम शब्द नहीं है? किस क्रम में तत्सम शब्द नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें देखिए गोटक, उरुष्ट, मक्षिका ये तीनों शब्द है वो दोस्तों तत्सम शब्द है। यहाँ पे जो छतरी है ये दोस्तों तद्भव शब्द है। ठीक है, क्या है? तद्भव शब्द है। और दोस्तों इसका छतरी का तत्सम रूप क्या होगा? तो दोस्तों ये हो जाएगा छाता। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 83 नंबर प्रश्न है, देखिए जिनकी आशा न की गई हो वाक्यांश हेतु सार्थक शब्द है। तो दोस्तों वो कौन सा है? जिनकी आशा न की गई हो तो दोस्तों वो है अप्रत्याशित। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का क्या करना है? चयन करना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों अंतर्दान, ठीक है, अंतर्दान ये शुद्ध शब्द वर्तनी वाला शब्द है। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 85 नंबर का प्रश्न है, वह आम को खा रहा है वाक्य में अशुद्धि है। वह आम को खा रहा है वाक्य में अशुद्धि है। तो दोस्तों कौन सी अशुद्धि है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए वह आम को खा रहा है, वह आम खा रहा है, डायरेक्ट भी बोल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर को इसमें गलत लगा हुआ है। तो ये को क्या है? तो ये कारक है, कर्ता ने कर्म को। ठीक है, तो ये कारक है, तो इसमें कारक संबंधी अशुद्धि है। यहाँ पर इसमें 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 86 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। दोस्तों सूची फर्स्ट में यहाँ पर मुहावरे दे रखे हैं और सूची सेकंड में उनके अर्थ दे रखे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों सूची फर्स्ट में मुहावरे, सूची सेकंड में अर्थ। आंख का नीर ढल जाना। दोस्तों आंख का नीर ढल जाना मतलब क्या होगा? दोस्तों वो है निर्लज्ज हो जाना। क्या हो जाएगा? निर्लज्ज हो जाना। ठीक है, अंडे का शहजादा यानी कि अनुभवहीन व्यक्ति। अंडे का शहजादा यानी कि अनुभवहीन व्यक्ति।
99 के फेर में पड़ना, 99 के फेर में पड़ना मतलब धन कमाने में लगे रहना, धन कमाने में लगे रहना। और कागजी घोड़े दौड़ाना, कागजी घोड़े दौड़ाना यानी कि व्यर्थ की लिखापढ़ी करना। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3142, 3142 इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में है? यहाँ पर देखिए पहले नंबर के ऑप्शन में ही है, यहाँ पर इसमें एक नंबर ऑप्शन सही। 87 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए मौज मस्ती में जीवन बिताना के अर्थ में उपयुक्त लोकोक्ति है। मौज मस्ती में जीवन बिताना यानी कि दोस्तों मौज मस्ती में जीवन बिताना यानी कि दोस्तों 8 बार 9 त्योहार। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए पूर्व में प्रेषित पत्र की याद दिलाने के लिए भेजा जाने वाला पत्र कहलाता है। बताइए पूर्व में प्रेषित पत्र की याद दिलाने के लिए भेजे जाने वाला पत्र है वो क्या कहलाता है? तो दोस्तों वो कहलाता है अनुस्मारक पत्र। ठीक है, यहाँ पर इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे निविदा सूचना का उद्देश्य होता है। निविदा सूचना का उद्देश्य क्या होता है? तो वो होता है दोस्तों सामान की आपूर्ति करवाना, सामान की नीलामी, निर्माण कार्य करवाना। तो ये क्या है? निविदा सूचना है तीनों। राइट आंसर हो जाएगा उक्त सभी काम। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 90 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए जुडिशियल शब्द के समानार्थक हिंदी परिभाषिक शब्द है। जुडिशियल शब्द के समानार्थक हिंदी परिभाषिक शब्द है तो वो कौन सा है? तो दोस्तों वो है इसमें कौन सा? तो वो है न्यायिक। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा न्यायिक। दोस्तों भाग 10 के अंदर सामान्य अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश ग्रामर से संबंधित 15 प्रश्न है वो आज मैं आपको इसमें करवाने जा रहा हूँ। ठीक है, अब उसके बाद में अपन 15 प्रश्न है वो दोस्तों उसके बाद 15 प्रश्न गणित से संबंधित पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें खालिस्तान भरना है। 91 नंबर का प्रश्न है डू यू ऑल्सो ए स्ट्रेंज नॉइस कमिंग फ्रॉम द बैकयार्ड। बताइए क्या आएगा खालिस्तान में? दोस्तों यहाँ पर जो सेंटेंस है वो दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो यहाँ पर डू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा दोस्तों। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या होगा? वो है दोस्तों इसमें हियर। डू यू ऑल्सो हियर ए स्ट्रेंज नॉइस कमिंग फ्रॉम द बैकयार्ड। तो यहाँ पर इसमें हियर आएगा। 3 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे लेट द लाइट बी स्विच्ड ऑन नाउ। लेट द लाइट्स बी स्विच्ड ऑन नाउ। तो यहाँ पर देखिए चूज द करेक्ट एक्टिव ऑफ द अबव सेंटेंस। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोस्तों ये दिया गया वाक्य है ये पेसिव वॉइस इंपरेटिव सेंटेंस का पेसिव वॉइस है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों क्या बनेगा? तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा स्विच ऑन द लाइट्स नाउ। स्विच ऑन द लाइट्स नाउ। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। ये लेट्स तो दे रखा है दोस्तों, लेट्स प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस एक्स्ट्रा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता, ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर 93 नंबर प्रश्न है ही लुक्ड आफ्टर द चिल्ड्रन वेल विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पैसिव वॉइस। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे इसमें दोस्तों द चिल्ड्रन वर वेल लुक्ड आफ्टर हो जाएगा। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 94 नंबर प्रश्न है द प्रिंसिपल सेड टू द स्टूडेंट्स वेयर वर यू यस्टरडे चेंज इनटू इनडायरेक्ट। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों यस्टरडे का क्या हो जाएगा? यस्टरडे का दोस्तों या तो द डे बिफोर में बदल देंगे या दोस्तों द प्रीवियस डे के रूप में बदल देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों द प्रिंसिपल आस्क्ड द स्टूडेंट वर दे हैड बीन द डे बिफोर। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच में देखिए, ठीक है, यहाँ पर देखिए ही सेड एलिस आई एम एंड डन। दोस्तों यहाँ पर देखिए एलिस
के कारण दोस्तों यहाँ पर देखिए एलिस के आगे एक निशान आपको दे रखा है, ये एक्सक्लेमेटरी निशान है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों ये हो जाएगा ही एक्सक्लेम्ड सैडली दैट ही वाज अनडन। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए वुड यू लाइक कॉफी, वुड यू लाइक कॉफी, तो दोस्तों क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो इसमें हो जाएगा सम कॉफी हो जाएगा, ठीक है। 2 नंबर ऑप्शन सही, सम कॉफी। आगे देखिए लेट्स प्ले वॉलीबॉल, बताइए लेट्स प्ले वॉलीबॉल, तो यह दोस्तों खालिस्तान में क्या आएगा, तो इसमें आएगा, इसमें कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा दोस्तों, नो आर्टिकल, 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, दोस्तों प्रीपोजिशन अपने को बताना है। देखिए माय यंगर सिस्टर वाज बर्न, माय यंगर सिस्टर वाज बर्न द अवे ऑफ दिवाली, तो दोस्तों यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोस्तों इसका राइट आंसर ऑन द, ऑन आएगा दोस्तों इसमें, ठीक है। यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए दिस इज एन हाउस प्रोडक्ट, इट इजंट सोल्ड इन द पब्लिक, दिस इज एन हाउस प्रोडक्ट, इट इजंट सोल्ड इन द पब्लिक, तो यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे इन हाउस आएगा इसमें, ठीक है। इन हाउस यानी कि के अंदर की बात हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका सही उत्तर 3 नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे द रेलवे लाइन रन्स द रिवर एंड द रोड, तो दोस्तों यहाँ पर क्या जाएगा, तो इसमें 2 के बीच में दोस्तों बिटवीन आएगा, क्या जाएगा बिटवीन, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा बिटवीन। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे ही इज ग्रेटर देन आई एम, नेगेटिव बनाना इसका, ही इज ग्रेटर देन आई एम, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पे आई एम नॉट सो ग्रेट एज ही इज, तो यहाँ पर इसमें दोस्तों 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी कि कौन सी स्पेलिंग है वो बिल्कुल शुद्ध है वो बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें एब्सेंस, एब्सेंस है वो दोस्तों बिल्कुल शुद्ध स्पेलिंग है, ये 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 103 नंबर का प्रश्न है, आज इस मौसम का सबसे गर्म दिन है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है टुडे इज द हॉटेस्ट डे ऑफ द सीजन, तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे प्रोबेशन का हिंदी समकक्ष है, प्रोबेशन का हिंदी समकक्ष है वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा परिवीक्षा, ठीक है, परिवीक्षा काल होता है ना प्रोबेशन, तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे हर फ्रेंड्स और सी द बर्ड्स, तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है हर फ्रेंड्स और सी फीड द बर्ड्स, तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अब अपन है वो भाग 11 के अंदर गणित के 15 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। दोस्तों इसमें देखिए यहाँ पे 106 नंबर का प्रश्न है, 2 संख्याओं का अनुपात 15:11 है, 2 संख्याओं का अनुपात दोस्तों यहाँ पे 15:11 है, यदि उनका मैसअप है 13 हो तो वे संख्याएं होंगी, तो वे संख्याएं होंगी, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए दोस्तों इसमें अपन क्या करेंगे, इनको दोनों को दोस्तों 13 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, यानी कि दोस्तों 15 इंटू 13 और 11 इंटू 13 कर लीजिए, तो दोस्तों 15 इंटू 11 करोगे, सॉरी 15 इंटू 13 करोगे तो कितना आ जाएगा 195, 195, और 11 इंटू 13 करोगे तो कितना आ जाएगा 143, तो यही अपना क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 195 और 143 इसका सही उत्तर, 2 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए एक काम को पूरा करने में ए बी से 2 गुना और सी से 3 गुना समय लगता है, एक साथ काम करके वे उस काम को 2 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी को अकेले वह काम करने में कितने दिन लगेंगे, दोस्तों बी को अकेले काम करने में कितने दिन लगेंगे, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे दोस्तों, इनका जो काम है वो लिखेंगे, जैसे कि ए है वो ए बी से दुगना और सी से
3 गुना समय लगता है एक काम को पूरा करने में। तो यानी कि दोस्तों यहाँ पर ए x दिन हो जाएगा, बी दोस्तों x बटे 2 दिन हो जाएगा, और सी ये हो जाएगा दोस्तों x बटे 3 दिन। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें एक दिन का काम निकालना है, तो दोस्तों एक दिन का काम निकालोगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 1/x, 2/x और 3/x, एक दिन का काम आ जाएगा दोस्तों ये। ठीक है, तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे आगे, आगे लिखेंगे दोस्तों 1/x प्लस 2/x प्लस 3/x बराबर दोस्तों 1/2, बस यही आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों इसको हल करेंगे तो कैसे हल करेंगे, तो दोस्तों 2x बटे 2 प्लस 4 प्लस 6 बराबर x, तो यहाँ पे x कितना दिन आ गया, 12 दिन आ गया। ठीक है, और x बटा 2 करना है, तो 12 में 2 का भाग दोगे तो कितना आएगा, 6 दिन। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 108 नंबर प्रश्न है, एक खरगोश एक कुत्ता से 600 मीटर की दूरी पर है। खरगोश व कुत्ता की चाल क्रमशः 80 मीटर है, 80 मीटर प्रति मिनट व 120 मीटर प्रति मिनट है, तो कुत्ता खरगोश को कितने समय में पकड़ लेगा। सीधा सा है, समय बराबर कुल दूरी बटे सापेक्ष चाल। तो दोस्तों 600 बटे 120 में से 80 गए तो कितने बचे, 40, भाग दे लीजिए दोस्तों, 60 में 4 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 15। तो यहाँ पर 15 मिनट में कुत्ता खरगोश को पकड़ लेगा। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए यहाँ पे, एक रेलगाड़ी स्टेशन पी से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर स्टेशन क्यू पर 45 मिनट में पहुंचती है। यदि इसकी चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो स्टेशन क्यू से पी तक पहुंचने में उसे कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा वो अपने को यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों देखिए दूरी बराबर चाल इंटू समय, दूरी बराबर चाल इंटू समय, तो यहाँ पर दोस्तों 60 इंटू 45 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 60 माइनस 6, 60 माइनस 6। ठीक है भाई, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और 6 कम कर दी जाए, 6 किलोमीटर प्रति घंटा है वो कम कर दी जाए, इंटू दोस्तों t²। ठीक है, तो अपने को दोस्तों क्या निकालना है, अपने को दोस्तों समय निकालना है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, t बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, t बराबर हो जाएगा यहाँ पे 60 इंटू 45 बटे 60 में से 6 गए तो कितना आ जाएगा, 54। तो बस काट लीजिए इसको। ठीक है, 6 से कट रहे हैं ना, ये 6 से 10 बार कट गया, ये 6 से दोस्तों 9 बार कट गया। ठीक है, और ये 9 से दोस्तों 5 बार कट गया, तो 10 इंटू 5 कितने हो जाएंगे, 50। तो 50 मिनट आ गया दोस्तों। ठीक है, अब 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने पर दोस्तों यहाँ पर 50 माइनस 45, 50 माइनस 45, देखिए 45 मिनट में पहुंचती है, तो 50 माइनस 45 कर लोगे तो कितना आ जाएगा, 5 मिनट अधिक लगती है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 मिनट अधिक लगती है। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, किसी कक्षा में 32 छात्रों की औसत आयु 11 वर्ष है। सीधा सा अपने को क्या करना है, 32 इंटू 11 कर लेना है। 11 वर्ष 3 मास है। ठीक है, इनमें से 32 छात्रों की औसत उम्र 11 वर्ष है, तो शेष छात्रों की औसत उम्र है वो क्या होगी, वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए सीधा सा मैं आपको बोलूं, यहाँ पे 11 वर्ष 3 मास है। ठीक है, तो इसको अपन दोस्तों ऐसे लिख सकते हैं, 11 वर्ष 3 मास है तो इसको 11 से 1/4 लिख सकते हैं, सॉरी 3/12। ठीक है, 11 से ही दोस्तों अपन 3/12 है वो लिख सकते हैं इसको। 32 छात्रों की औसत उम्र है वो है दोस्तों कितनी, तो 11 वर्ष 3 मास, यानी कि 11 से ही 3/12 है वो अपन इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसमें 11 थी 33, 33/12। ठीक है, तो दोस्तों इसको अपन देखिए इसको ऐसे डायरेक्ट लिख देते हैं, 11 प्लस देखिए 3 से ये 1 बार कट गया और 3 से 4 बार कट गया, यानी कि 11 से ही अपन 1/4 है वो इसको लिख सकते हैं। तो 11 चौका 44, 44 और 1 45, 45/4 है वो अपन इसमें
और भी लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है, 45/4 वर्ष। दोस्तों अब देखिए 32 छात्रों की कुल आयु है, वो दोस्तों अपने को ज्ञात करनी है। तो दोस्तों कैसे ज्ञात करेंगे, 45/4 इंटू 32 कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 360 आ जाएगा, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर 20 छात्रों की औसत उम्र कितनी है, 11 वर्ष, तो 20 इंटू 11 कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 220, ठीक है। अब दोस्तों 360 में से 220 गए तो कितने बचे, दोस्तों बचे 140, और 32 में से 20 छात्रों का औसत तो दे रखा है, तो अब अपने को बाकी बचे छात्रों का निकालना है, यानी कि कितने छात्र, 12, तो 140 में 12 का भाग दे लीजिए, कितना आ जाएगा, 11 वर्ष 8 माह है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है 4 नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही। 111 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, एक आदमी के 7 पुत्र थे, जब उनकी औसत आयु 12 वर्ष थी, तब एक बच्चा जो 6 वर्ष का था मर गया। बताओ इस बच्चे की आयु के 5 वर्ष बाद जीवित बच्चों की औसत आयु क्या होगी। अब इसमें भी दोस्तों वही 7 बच्चों की औसत आयु निकालना है, तो 7 इंटू 12 कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 84 वर्ष, ठीक है। ये तो पहली लाइन हो गई। उसके बाद में एक बच्चा मर गया, तो दोस्तों 84 में से 6 वर्ष घटा दीजिए, कितना बचा, 78 वर्ष बचा, ठीक है। जीवित 5 बच्चों की 5 वर्ष बाद की औसत औसत कितनी होगी, तो दोस्तों सीधा सा है, यहाँ पे 78 में 6 का भाग दे लीजिए, दोस्तों 78 में 6 का भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा, तो दोस्तों ये आ जाएगा 13, ये तो 13 वर्ष औसत है, 13 वर्ष है, वो क्या आ गई, औसत आ गई। अब दोस्तों 5 वर्ष बाद की पूछ रहा है वो, तो इस औसत में दोस्तों 5 और जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 18 वर्ष। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 18 वर्ष इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 112 नंबर का प्रश्न है, एक सब्जी वाला 3 रुपए प्रति किग्रा की दर से आलू खरीदता है और उस पर 20 रुपए प्रति क्विंटल से किराया तथा मजदूरी पर खर्च करता है। यदि इन्हें प्रति क्विंटल किस भाव से बेचे कि उसे 25% का लाभ हो। दोस्तों यहाँ पर देखिए 1 क्विंटल आलू का जो क्रय मूल्य है वो है दोस्तों कितना, 3 रुपए, ठीक है। तो सीधा सा है दोस्तों, 100 इंटू 3 कर लीजिए, कितना हो गया, 300। दोस्तों अब दोस्तों यहाँ पर देखिए प्रति क्विंटल का खर्चा कितना है, 20 रुपए, ठीक है। तो दोस्तों 20 रुपए और जोड़ दीजिए, इसमें 300 प्लस 20 हो गया, ठीक है, 320 हो गया। अब अपने को इसमें प्रति क्विंटल विक्रय मूल्य है वो निकालना है, तो ये कितना, 25%। तो यहाँ पर है दोस्तों 320 इंटू 125 बटे 100, बस काट लीजिए, ये 25 से 5 बार कट गया, ये 4 बार कट गया, ठीक है, और ये 80 बार कट गया, ठीक है। तो 80 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 400। तो यहाँ पर इसमें ये नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 400। आगे देखिए, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% ज्यादा आंका गया, दुकानदार उसे उस वस्तु पर 10% की छूट देता है, तो हानि या लाभ प्रतिशत क्या होगा। दोस्तों माना वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपए है, ठीक है। वो क्या करता है, उस पे 20 रुपए ज्यादा लिख देता है, यानी कि 120 रुपए लिख देता है 100 रुपए की वस्तु के ऊपर। विक्रय मूल्य में दोस्तों 10% की छूट देता है, यानी कि वो 120 के ऊपर 10% की छूट देगा, यानी कि 12 रुपए की छूट देगा। तो वस्तु कितने में बेच रहा है, 108 रुपए में बेच रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर वस्तु कितने की थी, 100 रुपए की, अब लाभ कितना कमा रहा है वो, तो दोस्तों 8% लाभ कमा रहा है। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए 114 नंबर का प्रश्न है, कमल के पास से विमल से 40% अधिक धन है और विमल के पास घनश्याम से 20% अधिक धन है। यदि घनश्याम के पास 800 रुपए है तो कमल के पास कितना धन होगा, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले तो अपने को अनुपात निकालना है, ठीक है। कमल, विमल, ठीक है, विमल और घनश्याम। दोस्तों देखिए कमल के पास विमल से 40% धन अधिक है, ठीक है। तो विमल के पास अगर 100 रुपए है तो इसके पास, कमल के पास कितने हो गए, 140, कितने हो गए, 140। अब दोस्तों आगे देखिए, और विमल के पास घनश्याम से 20% अधिक धन है, तो विमल के पास अगर 120 रुपए है तो इसके पास कितने हैं, 100 रुपए। अनुपात निकाल लीजिए दोस्तों, यहाँ पे 20 से सारे के सारे कट रहे हैं, ये 7, ये 5, ये 6 और ये 5। अब दोस्तों वही तीनों का निकालना है अपने को, यहाँ पर 4 नाम मैंने लिख दिए, विमल को 2 बार लिख दिया, तो सीधा सा है
इनको ऊपर नीचे लिख देंगे, यानी कि कमल, विमल और घनश्याम का निकालना है। तो यहाँ पर दोस्तों कितना 42, 30 और 25, ये दोस्तों इनका अनुपात आ जाएगा। ठीक है, 42, 30 और 25। तो यहाँ पे अपने को कमल का धन निकालना है, तो दोस्तों यहाँ पे 42/25 इंटू 800 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा दोस्तों 1344 रुपए इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, राम ने 10,000 रुपए 2.5 वर्ष के लिए 10% की दर से चक्रवर्ती ब्याज की दर से उधार लिए। यदि ब्याज चुकाने की अवधि प्रति वर्ष हो तो उसने धन चुकाया, तो उसने धन चुकाया, बताइए। तो दोस्तों इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, 10,000 इंटू 10% के लिए तो 2 वर्ष के लिए दिया, तो दोस्तों यानी कि 110/100 इंटू 110/100 इंटू, अब दोस्तों आधा वर्ष में दोस्तों दर कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, यानी कि 105/100। बस यही करना है और कुछ भी नहीं करना। इसको काट लीजिए, इसको काटोगे तो दोस्तों 12,705 रुपए आ जाएंगे। यहाँ पर इसमें 2 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे यदि अनुपात 7x - 4y अनुपात 3x + y = 5 अनुपात 13 हो तो x और y का मान होगा, तो दोस्तों x और y का इसमें मान होगा 3:4 होगा। ठीक है, यहाँ पर इसमें 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, वह कौन सी संख्या है जिसे 5:7 में जोड़ने से अनुपात 3:4 के बराबर हो जाता है। ऑप्शन उठा लीजिए दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों 5:7 में अपन क्या जोड़ेंगे कि अनुपात 3:4 हो जाए, तो ऑप्शन के अनुसार देख लीजिए, अगर इसमें अपन 2 जोड़ते हैं तो दोस्तों ये 7 हो जाएंगे और ये हो जाएगा 9। अनुपात 3:4 नहीं हो रहा ना। ठीक है, अगर इसमें अपन 1 जोड़ते हैं, अगर अपन इसमें 1 जोड़ते हैं ऑप्शन के अनुसार, तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 8। ये दोस्तों 3 से कट रहा है, यानी कि 2 से कट रहा है, कितनी बार 3 बार, और ये 2 से कट रहा है 4 बार, यानी कि 3:4 ऑप्शन के अनुसार है। प्रश्न में देखिए अनुपात 3:4 के बराबर हो जाता है, तो यहाँ पर इसमें 1 जोड़ेंगे दोस्तों दोनों में, 4 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे यदि x/5 बराबर y/8 हो तो x + 5 अनुपात y + 8 बराबर है, तो दोस्तों ये किसके बराबर है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए x + 5 बटे y + 8, तो दोस्तों यहाँ पे 5 + 5 बटे 8 + 8 है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 10/16, तो दोस्तों ये 2 से कट रहा है, 5/8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 5:8। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन सही। 119 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, अनिल और विनय ने क्रमशः 3,000 और 3,500 रुपए लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया। विनय ने 7 माह बाद अपनी पूंजी वापस ले ली। संजय 4,000 रुपए की पूंजी लगाकर अनिल के साथ व्यापार में सम्मिलित हो गया। यदि वर्ष के अंत में अनिल का लाभ 1,260 रुपए हो तो संजय का लाभ है वो ज्ञात कीजिए। यहाँ पे अनिल, विनय और संजय दे रखा है दोस्तों। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, 3,000 रुपए शुरुआत में 12 महीने के लिए लगाए अनिल ने, विनय ने लगाए दोस्तों 3,500 रुपए 7 महीने के लिए, और संजय ने लगाए दोस्तों 40,000 5 महीने के लिए। ठीक है दोस्तों, वर्ष के अंत में इनका सबसे पहले क्या करेंगे, अपन अनुपात निकालेंगे। ठीक है, अनुपात निकाल के संजय का लाभांश वो निकाल लेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, मैं आपको 700 रुपए बता देता हूँ इसका सीधा उत्तर। ठीक है, यहाँ पर इसमें 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, राजू ने एक व्यापार 3,000 रुपए 6 माह के लिए लगाने, यानी कि 6 माह के लिए लगाए। राजू ने एक व्यापार में 3,000 रुपए 6 माह के लिए लगाए। यदि राजू उतना ही लाभ 3 माह में प्राप्त करना चाहे तब उसके द्वारा लगाई गई पूंजी होगी। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले राजू, और यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे राजू 1 और यहाँ पे राजू 2। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए राजू 3,000 रुपए दोस्तों 6 माह के लिए लगाए इंटू 6। ठीक है, और राजू उतना ही लाभ 3 माह में प्राप्त करना चाहे, उतना ही लाभ 3 माह में प्राप्त करना चाहे, यानी कि x पूंजी मानो। ठीक है, x इंटू 3 कर लीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए 3,000 इंटू दोस्तों 6 करना है। ठीक है, तो फिर दोस्तों यहाँ पर देखिए
छत्ती 18, ठीक है। 18 में दोस्तों आप छत्ती कितना हो जाएगा 18, और ये हो जाएगा 3x, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 18,000 बटे 3 यानी कि 6,000। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर आ जाएगा x बराबर 6,000। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये 39 नंबर का मॉडल पेपर है वो कंप्लीट करवा दिया है। अगर आपने पिछले मॉडल पेपर नहीं देखे हैं तो वो जरूर देखें, और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।